हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के वीडियो की सीरीज़ को। टोटल 15 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी इस वीडियो पे चैनल पे नए हैं वो लोग इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन का ये सीरीज़ है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। किसी पारितंत्र की ऐसी प्रजातियाँ जो अपनी मूल अवस्था में अन्य प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती हैं क्या कहलाती हैं? तो यानी ऐसी प्रजातियाँ जो अपनी मूल अवस्था में अन्य प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती हैं क्या कहलाती हैं? तो ऐसी प्रजातियाँ कहलाती हैं कीस्टोन प्रजाति। ठीक है, जो खुद के जो अपने ओरिजिनल स्टेट में हैं और फिर दूसरी स्पीसीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक रखती हैं, तो ऐसी प्रजातियां कहलाती हैं कीस्टोन प्रजातियां। ठीक है, यहाँ फाउंडेशन प्रजाति की हम बात करें तो फाउंडेशन प्रजाति जैसे इस तरीके की स्पीसीज़ में जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो दूसरे स्पीसीज़ के निर्माण के लिए, संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि कोरल्स हो गए, ये कोरल रीफ्स का निर्माण करते हैं और फिर उस पर आकर दूसरे जीव जंतु यानी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो आकर निवास करते हैं। तो कोरल्स भी जो हो गए फाउंडेशन प्रजातियां होंगे। जैसे फाउंडेशन नाम से ही पता चल रहा है, फाउंडेशन का मतलब बेस, तो दूसरे प्रजातियों के लिए, दूसरे स्पीसीज़ के लिए बेस तैयार करती हैं। तो क्या हो गया, फाउंडेशन प्रजाति इसी तरीके की होती हैं जो अपने जीवन के साथ साथ दूसरे स्पीसीज़ जो होती है उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनके फ्लोरिश के लिए आवश्यक होती हैं। तो ऐसी स्पीसीज़ को फाउंडेशन स्पीसीज़ बोलते हैं। अब यहाँ बात करते हैं संकेतक प्रजाति यानी इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज़ का सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाता है फिश जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक इंडिकेटर स्पीसीज़ है, क्योंकि जैसे कि या मान लीजिए तालाब या नदी का जल है, अब इसमें जैसे पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा जल में तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा, जिसकी वजह से ये जो फिश हैं ये मरने लगेंगी और ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर जो वाटर में है पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो फिश एक इंडिकेटर स्पीसीज़ के तौर पर यहाँ पर काम करेगी। तो इस तरीके से आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। कीस्टोन प्रजातियों के एग्जाम्पल जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटे सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, वो कीस्टोन प्रजातियों के रूप में ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ही यहीं पर लिखी हुई है। किसी पारितंत्र की, किसी इकोसिस्टम की ऐसी प्रजातियां जो अपनी मूल अवस्था में अन्य प्रजातियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है, कीस्टोन प्रजातियां कीस्टोन स्पीसीज कहलाती हैं। In ecology, some species are necessary for the existence of other species in their original condition are called keystone प्रजाति, keystone species। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता में क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक, तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से पोल्स की ओर जाने पर जैसे कि सनलाइट घटती है, ठीक है, सनलाइट घटेगी, वैसे ही प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी घट जाते हैं। सभी तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, सभी तरीके के पेड़ पौधे वो ऊर्जा का संचय करते हैं यानी एक्यूमुलेट करते हैं एनर्जी को, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर्स में वो एनर्जी चली जाती है। तो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी संख्या घटती जाती है जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, क्योंकि सनलाइट डिक्रीज होती है इस वजह से। ठीक है ना। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स व्हाइल मूविंग फ्रॉम इक्वेटर्स टू पोल? तो इट इज़ डिक्रीज। नेक्स्ट देख लेते हैं। यह आर्द्र भूमि दी हुई है यानी वेटलैंड्स, रामसर साइट्स, और ये उनके प्लेसेस हैं। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, 2 फेब को। ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं नंदूर मधमहेश्वर, ये है महाराष्ट्र में, और समसपुर ये है रायबरेली उत्तर प्रदेश में, भिंडावास हरियाणा में है, सांभर झील राजस्थान में है। टोटल 49 वेटलैंड्स हैं इस वक्त 2022 में इंडिया में। और जो 49th वेटलैंड है वो है बखीरा बर्ड सेंचुरी, बखीरा पक्षी विहार या बर्ड सेंचुरी।
ठीक है ना। ये संत कबीर नगर में स्थित है, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। पक्षी विहार के में पूछा भी जाता है कहाँ पर है ये, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, नंदूर मदमहेश्वर महाराष्ट्र, यहाँ पर ए की जगह डी होगा और बाकी सारे ऑप्शन सही है। सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, वो मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ देखिए दो बार ए लिख चुका है, तो फर्स्ट का ए और बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रभाल भित्ति यानी प्रवाल भित्ति के विषय में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सत्य है, ये देख लेते हैं। ये उष्णकटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है यह किसी भी देश के पश्चिमी तट पर नहीं पाए जाते हैं। इनके अस्तित्व के लिए जो पानी का जो तापमान होना चाहिए, आइडियल जो टेम्परेचर होना चाहिए, वो 23 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है ना। और गहराई जो होनी चाहिए 180 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कोरल रीफ्स? इट इज़ फाउंड बिटवीन ट्रॉपिकल ओशियन फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। नेक्स्ट देखते हैं, इट डज नॉट फाउंड इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ एनी कंट्री। 23 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। इट इज़ फाउंड इन डेप्थ ऑफ मैक्सिमम 180 फीट। तो जो सारे स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं कोरल रीफ्स के विषय में। और सबसे बड़ी कोरल रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की जो है सबसे बड़ी कोरल रीफ है वर्ल्ड की। और जैसा कि ये पता है कि 180 फीट के नीचे से ज़्यादा की गहराई पर ये नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। और जो वार्म टेम्परेचर होना चाहिए, वार्म वाटर का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 23 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। किसी भी वहाँ की किसी भी देश की वेस्टर्न कोस्ट में नहीं पाई जाती हैं, ठीक। और जैसा कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सभी स्टेटमेंट प्रवाल भित्तियों के विषय में एकदम सही हैं। जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में अधिसूचित होने वाला, लिस्टेड होने वाला भारत का पहला जलाशय कौन सा है? तो भारत का जो पहला जलाशय है वो अमीनपुर लेक, ठीक। लोकटक लेक मणिपुर में है, आप लोगों को पता होगा। चिलिका उड़ीसा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, which is the first reservoir of India to be notified as biodiversity heritage site। तो it is अमीनपुर लेक, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कुछ इंस्टीट्यूशन है और उनके प्लेसेस है, देखते हैं कहीं सही प्लेस पे ये दिए हुए हैं या नहीं, मैच भी करना है इनको। तो राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान, ये पोर्ट ब्लेयर में है। प्रवाल भित्ति के लिए रिसर्च की जाती है यहाँ पर। राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति जो है मैंग्रोव वनस्पतियों का दूसरा नाम है, मैंग्रोव। ये अक्सर जहाँ मीठा जल और जहाँ नदी जो होती है और समुद्र, मीठा जल और खारे पानी का जहाँ मिलन हो रहा होता है वहीं पर ही पाई जाती हैं कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव्स। तो राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति आनुवांशिक संसाधन केंद्र जो है वो है उड़ीसा में, ये है पोर्ट ब्लेयर में। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ये जो है चेन्नई में है, ठीक है। तो देखते हैं, नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर ये है कोरल रीफ पोर्ट ब्लेयर में। नेशनल मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर उड़ीसा में। नेशनल इंडियन वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ये चेन्नई में है, ओके। तो इसका जो राइट आंसर है इस हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट का बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, ठीक। यहाँ देखते हैं, यहाँ है कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कंजर्वेशन के लिए, एनिमल्स कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए गए थे। इनका ईयर देख लेते हैं कि सही ईयर में मैच कर रहे हैं नहीं। मैच द फॉलोइंग है ये। तो प्रोजेक्ट टाइगर आप लोगों को पता होगा, ये 1973 में स्टार्ट किया गया। कछुआ संरक्षण परियोजना यानी टॉर्टोइज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, ये शुरू किया था 1975 में। प्रोजेक्ट हिमतुंदुआ क्लाउडेड लेपर्ड 2009 में। हंगुल प्रोजेक्ट, ठीक, ये शुरू किया गया था 1970 में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सा, जो शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, वो शुरू किया गया था
तो इसका जो राइट आंसर है वो है F नंबर। देख लेते हैं फिर से। प्रोजेक्ट बाघ प्रोजेक्ट हंगुल जो है 1970 में, और हिम तेंदुआ 2009, यानी सी का डी और कछुआ वाला सी। फिर से चेक करना पड़ेगा, यहीं पर मैच कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, तो इस तरीके से फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, ये सेकंड वाला इसका जो है राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की जो इकाई है वो क्या होती है? रेडियोधर्मी प्रदूषण की जो मापन की इकाई होती है वो होती है रॉन्टजन, ठीक है। और डेसिबल होती है साउंड पॉल्यूशन की, नॉइस पॉल्यूशन। डायोप्टर से नापते हैं पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस डायोप्टर से मापी जाती है, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी पॉल्यूशन इज रॉन्टजन। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का पहला संरक्षण आगार कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला संरक्षण आगार है तिरुनेलवेली, तिरुनवेली तमिलनाडु में है। जिर कार्बट आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड में है, ठीक। बनेरघट्ट कर्नाटका में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं वो केरला में और तमिलनाडु में, दोनों जगहों पर फैली हुई हैं। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है, ठीक है। वेयर इज फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ इंडिया? तो इट इज़ तिरुनेलवेली तमिलनाडु। नेक्स्ट देख लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है। ये कुछ एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए थे, इन्हें देख लेते हैं। वन संरक्षण अधिनियम, ये 2000 में लागू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम नहीं, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में लाया गया। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया। ये क्वेश्चन PCS 2019 और 20 में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा उसको देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 1972, फर्स्ट का डी और सेकंड का सी, फर्स्ट का डी सेकंड का सी। तो इस तरीके से बी नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड घास स्थल तथा फसल स्थल तंत्र में कैसा बनता है? तो जीव संख्या का पिरामिड 3 तरीके के बनते हैं। जीव संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है। जीव भार का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, और पिरामिड ऑफ एनर्जी, 3 तरीके के बनते हैं। तो जिसमें कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है ये सबसे इजी होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी सदैव सीधा बनता है, यानी अपराइट बनता है, अपवर्ड बनता है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। और जो जीव संख्या का और जो जीव भार का पिरामिड होता है ये अलग अलग कंडीशंस में सीधा उल्टा दोनों तरीके से बनता है। तो जो घास स्थल और जीव संख्या का जो पिरामिड होता है घास स्थल और फसल तंत्र में, और साथ ही साथ एक्वेटिक इकोलॉजिकल सिस्टम में भी, एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी सीधा ही बनता है, ठीक। घास स्थल में और तालाब में या नदी में ये सीधा ही बनता है जो जीव संख्या का पिरामिड होता है, ठीक है। तो हाउ इज द पिरामिड ऑफ नंबर मेड इन ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड? ठीक, तो इट इज अपवर्ड और अपराइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कीट भक्षी पौधे हैं? कीट भक्षी पौधे वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और वो उस कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है। तो यूट्रिकुलेरिया देख लेते हैं यहाँ पर। यूट्रिकुलेरिया, ड्रोजेरा, नेपेंथीज, डायोनिया, ये जो सभी हैं ये कीट भक्षी पौधे यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ओके, ठीक है। दो भिन्न पौधों का ऐसा संबंध जब भोजन के लिए ना होकर आवास के लिए होता है क्या कहलाते हैं? तो जब दो पौधों का संबंध भोजन के लिए ना होकर आवास के लिए होता है तो वो अधिपादप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधिपादप। सहजीविता की यहाँ बात करते हैं तो सहजीविता यानी सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस
की बात करें यहाँ पर, दो पौधे या जीवधारियों का ऐसा संबंध जिसमें दोनों पौधे या जीवधारी साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे दो पौधे हैं या जीवधारी हैं, साथ साथ ही रह रहे हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो वो सिम्बायोसिस हो जाते हैं। जैसे कि लाइकेन है, तो ये सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल हैं। वैसे दो भिन्न पौधे का ऐसा संबंध जब भोजन के लिए ना होकर आवाज़ के लिए होता है तो वो अधिपादप कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, when two plants connected not only for food but also for their habitat are called epiphytes। जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD के लिए एक मानक मानदंड है। तो ये क्या है? रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को मापना, कंप्यूटिंग वन पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन का स्तर, जलीय पारितंत्र में प्रदूषण परख या उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तर मापना। ठीक है, ये जो होता है जलीय पारितंत्र में प्रदूषण का स्तर का परख होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूशन एसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। BOD ही नापा जाता है जब मछलियाँ मरने लगती हैं, इंडिकेटर स्पीसीज जो होते हैं उनकी डेथ होने लगती है, जल में पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जाता है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को मापा जाता है, जो ऑक्सीजन की वैल्यू बताती है कि एक जो इक्वेटिक सिस्टम है उसमें क्या बची हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी होने में एक अच्छी कड़ी होने में पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी होने में निम्नलिखित में से कौन सा महत्व रखता है? तो ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं, पहले तो यहाँ टाइगर रिजर्व्स की बात की जा रही, तो टाइगर रिजर्व्स के बारे में बता दूं कि 53 टाइगर रिजर्व्स हैं पूरे इंडिया में, और जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। स्मॉलेस्ट जो टाइगर रिजर्व है वो है बोर टाइगर रिजर्व जो है स्मॉलेस्ट है। ठीक है ना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और जो पिंगला नेशनल पार्क है, तो तैमूर पिंगला नेशनल पार्क जो है वो इंक्लूडेडली वो है 53rd नेशनल वो है टाइगर रिजर्व है। तो इस तरीके से सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इसका राइट आंसर है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी के रूप में यह जाना जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व 2013 में घोषित किया गया था। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम इम्पॉर्टेंट इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। तो ये लिंक है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच की अच्छी लिंक है, ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 2013 में से घोषित किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो एनवायरनमेंट की सीरीज़ है वो पसंद आई होगी, और वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा नॉइस रहा है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। वीडियो नॉइस जो है आउटडोर शूट किया था मैंने, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।